तो कांग्रेसी परिवार में बीजेपी सरकार का मंत्री रहता है तो क्या होता है? कांग्रेस और बीजेपी के कल्चर में क्या डिफरेंस है? नरेंद्र मोदी क्यों हिट हैं? राहुल गांधी क्यों नहीं चल पाते? गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे जी हमारे साथ हैं। लोग जो है वो गोवा के समंदर देखने जाते हैं। आप जिस दिन दिल्ली आए इतनी बारिश हुई कि यहाँ सड़कें समंदर बनी। आप अपना समंदर साथ लेके चलते हैं? नहीं समंदर साथ नहीं। आपके घर में पिता और बेटे की कभी लड़ाई होती है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वाली? वो घोर कांग्रेसी, आप बीजेपी के। वो कांग्रेस में थे, भले कांग्रेस में थे, लेकिन मानते थे उनको कि एक अच्छे इंसान है। आपको कभी बैठा के वो समझाते नहीं कि नहीं तुम समझ नहीं रहे हो, राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं? जब वो मैडम के साथ उनके घर में थे, उन्होंने देखा कि अब मैडम के ऊपर कैसे चिल्लाते थे। मैडम सोनिया गांधी? हाँ, सोनिया गांधी पे राहुल गांधी चिल्लाते थे और मेरे पिताजी उसका विटनेस थे। ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जब मेरे पिताजी उधर सामने बैठे थे, उन्होंने घर में आके बोला मैंने कभी ऐसे रूप देखा नहीं इस आदमी का, राहुल गांधी। और मैंने पहले बार ऐसा देखा है कि माँ पे चिल्लाते। हमने कभी हमें माँ बाप पे चिल्लाते नहीं। माँ बाप को हम भगवान का रूप समझते हैं, और ये जो माँ को भगवान का रूप समझ नहीं सकते तो ये देश को, भारत माँ को क्या समझ पाएंगे? सोशल गैदरिंग्स में देखा राहुल गांधी बड़ा सम्मान करते हैं सोनिया जी का। पब्लिक में सम्मान करना और घर में सम्मान करना बड़ी अलग बात है। ये मैं आपको कॉन्फिडेंशियल बात बोल रहा हूँ, लेकिन इस तरह से नेता जो खुद के माँ को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, वो सेंटर की सरकार के लिए कहते हैं कि गांधी परिवार सब कंट्रोल करता था, सोनिया गांधी रिमोट से सरकार चलाती थी, आरोप लगता था। क्या गोवा में जो कांग्रेस की सरकार थी उसको भी सारे परमिशन वहाँ गांधी परिवार से लेना पता नहीं कैसे परमिशन देते? मैं खुश हूँ कि मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भक्त हूँ। आप मोदी जी के भक्त हैं? मैं भक्त हूँ, क्योंकि ऐसे इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी का यही है, मैं एक बार मिला था उनको बहुत साल पहले। उनको स्टडी ऑफ थिंग्स बहुत शैलो होता है, और जो शैलो में स्टडी करते हैं उसको देश के प्रति पता नहीं होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये कहा गया कि मतलब उस शराब घोटाले का पैसा जो है वो गोवा इलेक्शन में लगाया गया था। आप तो गोवा के इतने पुराने नेता हैं, आपको कभी देख के लगा कि इतना पैसा या इतना खर्चा ये लोग कहाँ से कर रहे हैं, क्या हो रहा है? आप बड़े क्लियर विजन वाले, शांत सौम्य स्वभाव के लग रहे हैं। वो जो अस्पताल में आप गए थे और वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ, बड़ा हंगामा हो गया कि आपने जिस तरह से डॉक्टर को डांटा और सब कुछ किया, तो उस दिन क्या घर से झगड़ा करके गए थे, क्या हुआ था? नहीं घर से झगड़ा नहीं किया। कि आपकी पत्नी भी पॉलिटिक्स में है, आप भी पॉलिटिक्स में हैं। ये तो बहुत डेंजरस बात होती है, पत्नी जो पॉलिटिक्स में होती है, सुनती किसी के नहीं थी। मैं तो सीआईडी देखता रहता। अभी कल रात को देखा था। तभी आप वो दया की तरह दरवाजा तोड़ के घुस गए थे अस्पताल में। नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत। टॉप एंगल, जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं ताकि उसे बेहतर ढंग से देख पाएं, बृहद तौर पर समझ पाएं। और आज के टॉप एंगल में जो हमारे साथ मेहमान हैं वो वैसे तो घोर कांग्रेसी परिवार से आते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार में मंत्री हैं। तो कांग्रेसी परिवार में बीजेपी सरकार का मंत्री रहता है तो क्या होता है? कांग्रेस और बीजेपी के कल्चर में क्या डिफरेंस है? नरेंद्र मोदी क्यों हिट हैं? राहुल गांधी क्यों नहीं चल पा रहे? गोवा में क्या मुख्यमंत्री बदलने वाला है? देश के सबसे लंबे स्वास्थ्य मंत्रियों में से एक गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर कैसे हैं आप? ठीक हूँ। मुझे ये बताइए कि लोग जो है वो गोवा के समंदर देखने जाते हैं। आप जिस दिन दिल्ली आए इतनी बारिश हुई कि यहाँ सड़कें समंदर बनी। आप अपना समंदर साथ लेके चलते हैं? नहीं समंदर साथ नहीं। नहीं, लेकिन सबसे पहले तो अगर इसको समझें कि गोवा में अभी जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि हो सकता है मुख्यमंत्री भी बदलें, प्रमोद सावंत, तो क्या मैं अगले मुख्यमंत्री से भी बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं बीजेपी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मुख्यमंत्री बदलेंगे या नहीं बदलेंगे ये मेरी चर्चा के विषय नहीं है। लेकिन गोवा में काम करने के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया था, और मैं हमेशा समझता हूँ कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ, और देश के प्रधानमंत्री एक इंस्पिरेशन है हमारे सब हर कार्यकर्ता के लिए। तो उनकी विचारधारा लोगों तक पहुँचाने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया था। आज भी वही करता हूँ। मुख्यमंत्री का विषय वो मेरे चर्चित विषय नहीं है, और मुझे खुशी है कि मैं एक कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो जो विचार करते हैं, उनकी जी विचार है, ये मैं सामान्य जनते के पास जाके पहुँच सकता हूँ, इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। यही मेरा एक उद्देश्य है राजनीति में रहने।
नहीं, और शायद आपका जो ये उद्देश्य है वो प्रधानमंत्री तक पहुंचा है कि आप बड़ा डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, इसलिए आप इतने लंबे समय से वहाँ कैबिनेट में मंत्री भी हैं। और मुझे ध्यान है आप पीएम से मिलने भी गए थे और आपकी जी। बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, आपने ट्वीट भी किया था कि मेरे गुरु। तो ये नरेंद्र मोदी जी आपके गुरु कैसे बने और कब बने, ये क्या नरेंद्र कहानी है? मोदी जी का विषय जब हम चर्चा करते हैं, मेरे पिताजी भी जब मुख्यमंत्री थे, तब वो हमारे घर में जब बातचीत होती है, वो हमेशा बोलते हैं कि वो गुजरात और गोवा दोनों साथ में बैठते हैं। मुख्यमंत्री गोवा, मुख्यमंत्री गुजरात, उनकी चर्चा होती थी और हमेशा मोदी जी और आपके पिताजी? मेरे पिताजी की। ओके। और मेरे पिताजी ऑलवेज यूज्ड टू लुक अप करते थे मोदी जी को, और एक अलग तरीके से चर्चा होती थी। और जब मैं बोला था कहीं कि जब मोदी जी मुझे देखते, हमेशा स्टेज पे हो या कहीं इंटरैक्टिव सेशन में हो, हमेशा मेरे पिताजी का याद करते हैं और हमेशा बोलते हैं कि मैंने पूछा है बोलना। एक बार मेरे पिताजी बीमार थे और ठीक नहीं थे, उनकी भी ही इज़ नाउ 86 उनकी उम्र है। हमेशा पूछते कि कैसे है? एक बार हॉस्पिटल में जब एडमिट हुआ, तब उन्होंने फ़ोन करके पूछा था कि कैसे है आपके पिताजी? नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी जी पूछते हैं। और एक कार्यकर्ता को जब आप मेरे पिताजी के बारे में जब पूछते हैं, कार्यकर्ता को और क्या चाहिए? जब मेरे नेता मेरे पिताजी और मेरे परिवार के बारे में एक ध्यान रखते हैं, तो उसके आगे वो कुछ नहीं चाहिए। मंत्री पद हो न हो, मंत्री पद में हमेशा बोलता हूँ एक टेम्परेरी चीज़ है। लेकिन समाज सेवा और लोगों का एक अच्छा करना, ये एक परमानेंट चीज़ होती है। मैं लेकिन लोगों को ये बता दूं कि लोग सोच रहे होंगे कि बीजेपी के एक मंत्री के पिताजी के बारे में पूछ लिया नरेंद्र मोदी जी ने तो क्या बात हो गई। पर्सनल लेकिन उसमें लोग ये भी ध्यान रखें कि सर के पिताजी जो हैं वो घोर कांग्रेसी, मतलब कांग्रेस में मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा वो मेरे वाला हिसाब है। पिताजी ने अपना प्रवेश राजनीति में दयानंद बांदोडकर, जो गोवा के पहले मुख्यमंत्री थे, जब अमेरिका से आए, दयानंद बांदोडकर पहले गोवा के मुख्यमंत्री, एक मास लीडर थे। वो मेरे घर आए, ऐसे पिताजी मेरे बोलते थे, और उन्हें बोला मुझे एक पढ़ा लिखा एक इंसान चाहिए जो मुझे एक सहकार्य कर सकता है मेरे कैबिनेट में। तब 3 ही मंत्री होते थे। तब उन्होंने आके बोला कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए। तो उन्होंने उनको शब्द दिया था, मैं राजनीति के मैंने मन नहीं बनाया है, लेकिन जब मन बनाऊँगा मैं आपके साथ ही रहूँगा। और दयानंद बांदोडकर जी ने उनको पहले टिकट दिया था, वो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के माध्यम से वो आए। ऐसे नहीं है कि वो कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस में वो मुख्यमंत्री बने वो अलग बात है। लेकिन जब वो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी में दयानंद बांदोडकर जैसे एक मास लीडर, जो हमेशा लोगों के प्रति लोगों को उनके बारे में एक अलग तरह की एक भावना थी, तो उस पार्टी के माध्यम से वो विधानसभा में आ गए। और उनको भी वो ग्रूम कर रहे थे मेरे पिताजी को कि अगला मुख्यमंत्री मेरे पिताजी बने। उनकी बेटी भी थी, लेकिन वो पिताजी को ग्रूम कर रहे थे। लेकिन जब वो गुजर गए, मेरे पिताजी ने एक ही बोला, ये रीजनल पार्टी है, हमें उनकी बेटी को ही मुख्यमंत्री बनाना है, मुझे बनना नहीं है। और उस तरह से उनकी बेटी फिर मुख्यमंत्री बन गई और मेरे पिताजी उनके कैबिनेट में कंटिन्यू मंत्री रहे। अच्छा, जैसे आजकल का दौर ये है कि लोगों के सेंटिमेंट्स पॉलिटिक्स को लेके बहुत हाई रहते हैं, मतलब लोगों के घरों के व्हाट्सएप ग्रुप में झगड़े हो जाते हैं बीजेपी और कांग्रेस के जी। समर्थकों के बीच। मोदी जी ऐसे तो कोई, मतलब मोदी जी को प्यार करने वाले एक्सट्रीम, मोदी जी से नफरत करने वाले एक्सट्रीम। आपके घर में पिता और बेटे की कभी लड़ाई होती है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वाली? वो घोर नहीं, ऐसा कांग्रेसी, आप बीजेपी के? ऐसा कुछ नहीं होता कि मेरे पिताजी ने हमेशा हमें फ्रीडम दिया है। मेरे पिताजी अमेरिका में पढ़ाई करके इंडिया आए थे, और उनका एक अलग तरीके से एक सिचुएशन पैदा हुआ घर में, क्योंकि मेरे पिताजी के एक भाई थे 21 साल के, वो गुज़र गए। मेरे पिताजी को मिस्टर मुलगांवकर, जो टाटा के एक प्रोमिनेंट ऐसे व्यक्ति थे, जो टाटा मोटर्स के पीछे उनका एक बहुत योगदान था, उनके साथ वो जमशेदपुर में टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में पास आउट होके उधर काम करते थे। लेकिन जब उनके भाई गुजर गए, तो सिचुएशन बदल गई, तो वो गोवा आ गए। तो ऐसा नहीं था कि ओवरऑल सिचुएशन ऐसा था कि झगड़ा हुआ, नहीं झगड़ा हुआ, ऐसा नहीं होता था। पिताजी मेरे एक बहुत ब्रॉड माइंडेड इंसान है, अमेरिका में पढ़े लिखे थे। उस टाइम समय ऐसा था कि पॉकेट मनी के लिए वो गाड़ी धो के पॉकेट मनी कमाते थे। तो इस स्थिति में जो इंसान ग्राउंडेड और ग्रासरूट इंसान था, वो हमेशा मोदी जी को मन से एक अलग लगाव था, कि उनके मन में हमेशा था कि मोदी जी कुछ करके दिखाएंगे। वो कांग्रेस में थे, भले कांग्रेस में थे, लेकिन मानते थे उनको कि एक अच्छे इंसान है, उनमें काम करने की अलग तरह की क्षमता है, और ये एक इंसान जो ग्राउंडेड है,
वही वो पहचान सकता है कि ये इंसान कुछ करके दिखाएंगे। और देश के प्रधानमंत्री बन चुके नरेंद्र मोदी। आपको कभी बैठा के वो समझाते नहीं कि नहीं तुम समझ नहीं रहे हो, राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसी चीज़ कभी कोशिश की। लेकिन एक बार जब वो मैडम के साथ उनके घर में थे, उन्होंने देखा कि अब मैडम के ऊपर कैसे चिल्लाते थे। मैडम सोनिया गांधी, हाँ, सोनिया गांधी पे राहुल गांधी चिल्लाते थे। चिल्लाते थे और मेरे पिताजी उसका विटनेस थे। ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ। और ये ऐसी चीज़ जब वो खुद के माँ को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो भारत माँ को क्या रिस्पेक्ट करेंगे? ये इंसान खुद के माँ के प्रति रिस्पेक्ट नहीं दिखाते थे। पब्लिक में दिखाने की एक बात होती है, और भारत माँ को जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मानते हैं और भारत माँ की सेवा करने में आप चल पड़े हैं, ऐसे इंसान के प्रति मेरे मन में सिर्फ श्रद्धा है और अलग तरह की भावना है। और ये मेरे पिताजी खुद विटनेस थे। तो ये चीज़ दूसरों लोगों के पास उनको परहैप्स दिखा नहीं होगा, लेकिन जब मेरे पिताजी उधर सामने बैठे थे, उन्होंने घर में आके बोला, मैंने कभी ऐसे रूप देखा नहीं इस आदमी का, राहुल गांधी का। और मैंने पहले बार ऐसा देखा है कि माँ पे चिल्लाते। हमने कभी हमें माँ बाप पे चिल्लाते नहीं। माँ बाप को हम भगवान का रूप समझते हैं, और ये जो माँ को भगवान का रूप समझ नहीं सकते, तो ये देश को, भारत माँ को क्या समझ पाएंगे? जो हमारे नेता है, जो विश्व गुरु है, वो देश की सेवा करते हैं और श्रद्धा एक ही है उनकी कि भारत माँ का अच्छा हो, और ये अपने माँ जो घर में है उसकी श्रद्धा नहीं कर पाते, तो ये देश का क्या भला करेगा? पर लेकिन हमने सोशल गैदरिंग्स में देखा राहुल गांधी बड़ा सम्मान करते हैं सोनिया जी का। पब्लिक में सम्मान करना और घर में सम्मान करना बड़ी अलग बात है। ये मैं आपको कॉन्फिडेंशियल बात बोल रहा हूँ। और आपको ये उन्होंने बताया था पिताजी ने कि क्या हुआ था कि वो चिल्ला रहे थे? नहीं, वो उन्होंने दुर्लक्ष्य किया क्योंकि वो पर्सनल मामला था। लेकिन इस एटीट्यूड से जो वो बात कर रहे थे वो सही नहीं था। पिताजी, माँ बाप को हमें धर्म में सिखाया जाता है कि भगवान का रूप होते हैं। हम उनको श्रद्धा से, भावना से, अच्छा तरह से हमको संभालना है। हमारे पिताजी माँ को वो जन्म देते हैं हमें, लेकिन जब उनको एक उम्र होती है तो हमें उनको संभालने की कोशिश हमने करना चाहिए, उनको खुश रखने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन इस तरह से नेता जो खुद के माँ को रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो दूसरों देश को क्या भला करेगा? ये सुन के बड़ा शॉकिंग लग रहा है। और सबसे बड़ी बात कि भाई कई बार माँ बेटे के बीच जो भी बातें होती है, जो भी होती है क्लोज डोर में होने दो, राइट। पब्लिक के आप सामने कह रहे हैं नहीं। आपके पिताजी वहां बैठे हैं और तब वो सोनिया गांधी जी पे राहुल गांधी जी, चिल्ला रहे थे? मेरे पिताजी घर आके ये बोले थे कि ऐसे ऐसे मैंने देखा, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस बॉय, ही डजंट नो और नाइदर डज ही हैव कंट्रोल एंड इट्स नॉट गुड थिंग। ये कितने साल पहले की बात होगी? ये होगी ये जब एमपी थे तब, यूपीए सरकार के समय की। यूपीए सरकार। Oh my God. लेकिन फिर आपकी जो जर्नी है, जैसे आप भी शुरू में तो कांग्रेस में ही रहे और उसके बाद आप 2017 में बीजेपी में आए, तो आपने दोनों पार्टियों में काम करके देखा है। आप पहले गोवा में कांग्रेस की सरकार में जी। भी स्वास्थ्य मंत्री रहे, अभी भी स्वास्थ्य मंत्री हैं। दोनों में, कांग्रेस की सरकार में मंत्री और बीजेपी सरकार में मंत्री के डिफरेंस क्या है? बहुत डिफरेंस है, क्योंकि डिसिप्लिन है, विचारधारा होती है। देश के प्रधानमंत्री है, पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, हमारी पार्टी क्या करना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री की विचारधारा क्या है, यू हैव टू गो टू द लास्ट माइल। कार्यकर्ता बन के काम करना चाहिए और डिसिप्लिन काम करना चाहिए। गरीबों के प्रति एक अलग तरीके की भावना जो निर्माण होना चाहिए हर इंसान के अंदर और कार्यकर्ता के अंदर, ये देश के प्रधानमंत्री के माध्यम से हमने सीखा है। कांग्रेस में था वो अलग बात थी, लेकिन आज मैं गए 12 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। कार्यकर्ता, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं एक कार्यकर्ता हूँ। मेरे इंस्पिरेशन देश के प्रधानमंत्री है, ये इंस्पिरेशन लेके मैं काम करता हूँ। जो कुछ मैं ग्राउंडेड होके जो कर सकता हूँ गरीबों के लिए, गरीबों की प्रथा में कर सकता हूँ, जो भावना में मेरे लोगों के प्रति मैं जुड़ जाता हूँ। और मेरे खुद के जीवन में जो परिस्थितियाँ मैंने फेस की है, वो गरीब लोगों को फेस करने की ज़रूरत न पड़े, इसलिए मैं ऐसे काम करता हूँ। जैसे आप कांग्रेस के सरकार में मंत्री रहे, आपके पिताजी कांग्रेस की सरकार में इतनी बार मुख्यमंत्री रहे, क्या जैसे सेंटर की सरकार के लिए कहते हैं कि गांधी परिवार सब कंट्रोल करता था, सोनिया गांधी रिमोट से सरकार चलाती थी, आरोप लगता था, क्या गोवा में जो कांग्रेस की सरकार थी उसको भी सारे परमिशन वहां गांधी परिवार से लेने पता पड़ते नहीं थे? कैसे परमिशन देते, लेकिन मुझे कांग्रेस ने टिकट नहीं दी थी, तो ये मैं इंडिपेंडेंट जीत के आया था। हाँ, और इंडिपेंडेंट बन के फिर मैंने समर्थन दिया था। लेकिन बाद में फिर आप कांग्रेस पे आए। नहीं, उन्होंने बोला कि आप इंडिपेंडेंट हो और आप मंत्री हो, तो मंत्री कंटिन्यू करना चाहिए तो आपको पार्टी में ज्वाइन करना चाहिए, हमने डिसीजन लिया है। तो ठीक है, मैं बोला मैं खड़ा रहता हूँ। मैं सबसे
हाईएस्ट मार्जिन लेके मैं जीत के आया वापस और ज्वाइन हो गया। लेकिन जो इंसान काम करता था उसको ही टिकट पहले नहीं दिया उन्होंने, अच्छी बात थी। तो लोगों के प्रति मेरे बारे में क्या विचारधारा है वो समझ तो आई मुझे। लेकिन उस वक्त आपको टिकट नहीं देने की वजह ये बोली गई कि एक परिवार के 2 लोगों को नहीं देंगे। ऐसा नहीं है, अभी तो कांग्रेस को सबको दे दो, 3-3 टिकट देती रहती है, लेकिन उस समय शायद जो ऑब्जर्वर थे उनको लगा होगा कि मुझे टिकट नहीं देना चाहिए। आपसे कोई खतरा था उनको? नहीं, खतरा क्यों, मैं एक साधारण से इंसान हूँ, खतरा क्या? नहीं तो फिर एक व्यक्ति जिसके फादर इतने बड़े कांग्रेसी नेता हों, मुख्यमंत्री रहे हों, उनके बेटे को टिकट नहीं मिलने की कोई तो वजह होगी। नहीं, ऐसा नहीं, उन्होंने तो शायद उनको लगा होगा कि सही निर्णय था, तो मैंने मान के पार्टी छोड़ के मैंने इंडिपेंडेंट खड़ा रहा, लोगों ने मुझे जिताया, फिर मैंने वापस पार्टी को समर्थन किया। वो तो उस समय की बात थी, गए 12 साल से अलग विचारधारा और अच्छी विचारधारा, देश के प्रधानमंत्री की विचारधारा। जे प्रधानमंत्री ने जो प्रवास हम हमेशा चर्चा करते हैं, ऐसे व्यक्तिमत्व, ऐसे विश्वगुरु जो सामान्य से एक इंसान होके कठिन परिस्थितियों से आज देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हर जर्नी में आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि हर स्थिति, हर अलग अलग सिचुएशन से वो ऊपर आ गए और आज हम सब उन पे विश्वास करते हैं। परिस्थितियां बहुत होती है देश में, जग में बहुत परिस्थितियां होती है, लेकिन जो इंसान मन से, भावना से उनको मानता है उसको ही पता चलेगा मैं क्यों उनको मानता हूँ, मेरी श्रद्धा प्रधानमंत्री के बारे में क्यों है, मैं उनको क्यों चाहता हूँ, मैं इंस्पिरेशन उनसे क्यों लेता हूँ। ये चीज़ मुझे मन से, मेरे हृदय से ये बाहर आती है और मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ कि मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भक्त हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ और मुझे एक संधि उन्होंने दी है काम करने के लिए और गरीबों की सेवा के लिए, उससे मैं बहुत समाधानी हूँ। आप मोदी जी के भक्त हैं? मैं भक्त हूँ, क्योंकि ऐसे इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। आप देखिए ट्रांसफॉर्मेशन जो हो चुका है देश में, सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ रहा है, आप देखिए कि धार्मिक स्थल जिस तरीके से डेवलप, स्पिरिचुअल टूरिज्म जिस तरह से डेवलप हो रहा है, आप देखिए कि हर चीज़ जो पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, आज ये देश में वो आगे जाके देख रहे हैं। आप ग्लोबली भी देखिए, लीडरशिप के माध्यम से अब मोदी जी जिस तरह से टक्कर दे रहे हैं, जिस तरह के प्रसंग को आप फेस कर रहे हैं, मुझे लगता है इंसान ऐसा होना चाहिए जो उस पे भगवान का कुछ न कुछ आशीर्वाद, अलग तरह का आशीर्वाद है, इसलिए वो कर पा रहे हैं। आपको ये डर नहीं लोग ट्रोल करेंगे कि मोदी भक्त बता रहे हैं खुद को? नहीं, मुझे कुछ डर नहीं है, कोई ट्रोल करे, मैं देखता भी नहीं कोई ट्रोल कर रहा है कुछ है। अल्टीमेटली मेरी भावना जो है मेरे लीडर के बारे में, वो मेरी भावना है, वो मेरी भावना आपके सुशांत जी, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं व्यक्त कर रहा हूँ। मिलियंस ऑफ लोग देखेंगे, लेकिन मेरा भक्ति, मैं भगवान पे बहुत विश्वास करता हूँ। मेरी माँ को जब कैंसर हुआ था, मेडिकल साइंस ने बोला था 2 महीने से आगे नहीं बचेगी, तब मैंने भगवान के द्वार पे जाके पूछा, मुझे उत्तर दीजिए कि अभी क्या। और तब मैंने पूजा पाठ और अलग तरीके से चांटिंग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से मैंने सिर्फ इतना ही पूछा कि आप कुछ भी करिए, लेकिन हर इंसान को लगता है कि मेरे माँ पिताजी हमारे साथ रहना चाहिए। और अलग तरीके से मैं पूजा पाठ करता हूँ, ये मेरा पर्सनल मामला है। और मुझे लगता है कि भगवान पे भक्ति और भावना अलग होती है और मेरे लीडर पे भक्ति और भावना अलग चीज़ होती है, उसमें एक डिफ्रेंसिएशन है। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं मोदी जी से इंस्पिरेशन लेके पक्ष पार्टी का काम कर रहा हूँ। और अभी जो राहुल गांधी इतना माहौल बना रहे हैं कि मैंने एटम बम फोड़ दिया, वोट चोर, गद्दी चोर। राहुल गांधी का यही है, मैं एक बार मिला था उनको बहुत साल पहले, उनको स्टडी ऑफ थिंग्स बहुत शैलो होता है और जो शैलो में स्टडी करते हैं उसको देश के प्रति पता नहीं होगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं उनके बारे में पर्सनल कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मोदी जी डेप्थ में जाके हर चीज़ करते हैं। जनधन अकाउंट पहले किसी के पास नहीं था, जब राजीव गांधी ने बिल बोला था कि पैसा 1 रुपये से इतना ही पैसा लोगों के प्रति पास जाता है, तो मोदी जी ने वो थोड़ा परिवर्तन करके आज ऐसी सिस्टम बनाई है, एक रोबस्ट सिस्टम बनाई है कि गवर्नमेंट की स्कीम के पैसे गरीबों के पास पहुँचते हैं। ऐसे पहले कोई प्रधानमंत्री ने विचार भी नहीं किया था। जिस तरीके के हर स्कीम उन्होंने प्रिपेयर किया है, हर स्कीम के माध्यम से लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं। शैलो एक स्टेटमेंट और पॉलिटिकल स्टेटमेंट बोलने में बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन शैलो में बोलना और इन डेप्थ जाके बोलना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपको वोट चोरी का मुद्दा लग रहा है लोगों के बीच जा रहा है? मुझे नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी सेंसेशनलाइज करने में, आज सोशल मीडिया है,
कभी कभी एक उस माध्यम से लोग कोशिश करते हैं कि लोगों का माइंड डाइवर्ट करें। शायद थोड़े संख्या में लोग होंगे जो उनको बिलीव करते हैं, लेकिन मुझे विश्वास मेरे लीडर में है, विश्व गुरु में है और देश की जनता में है कि लोग देखेंगे कि बाबा ये क्या है, ये शैलो में बात कर रहा है या डेप्थ में बात कर रहा है। मोदी जी जो कर रहे हैं वो डेप्थ में कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि देश की जनता मोदी जी पे विश्वास करेगी। चोरों का वोट होता तो कर्नाटक में थोड़ी कांग्रेस सरकार बनाती, हिमाचल में थोड़ी कांग्रेस सरकार बनाती। जब हारते हैं वोट चोरी, जब जीतते हैं वोट चोरी का सवाल नहीं आता है। यही प्रॉब्लम राहुल गांधी का है। सर मुझे एक चीज और बताइए, वोट चोरी तो छोड़ भी दें, वो 2017 का किस्सा क्या था जब बीजेपी पे आरोप लगा इन्होंने विधायक चोरी कर लिए, क्योंकि बीजेपी की आई थी 13 सीटें और कांग्रेस की, अगर मैं गलत नहीं हूं, शायद उससे ज्यादा 17-18 सीटें आई थी, लेकिन सरकार बन गई बीजेपी की और तब आप बड़े नाराज भी हुए थे। आप तब कांग्रेस से जीत के आए थे। नहीं, वो पूरा किस्सा थोड़ा 2017 वाला बताइए, हुआ क्या था? सुशांत जी, वो किस्सा नहीं था। हाँ, जब नेतृत्व पे लोगों का विश्वास नहीं होता है, लोग निकल जाते हैं। तो मैं ऐसे निकला नहीं। मैंने मेरी सीट से राजीनामा देके, रिजिग्नेशन देके मैं वापस इलेक्शन को गया। ऐसा नहीं कि मैंने डिफेक्ट किया। आई रिजाइन माई सीट एंड आई वांटेड टू गो। पहले से मेरा तय था। आप पेपर पे जाके आप पेपर देखिए, 2-3 साल उससे पहले का पेपर देखिए कि विश्वजीत राणे बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि मुझे विश्वास था, अमित भाई पे विश्वास था, अमित जी से विश्वास था, पार्टी के वो अध्यक्ष थे तब, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास था और हर चीज़ मैंने मन में मना लिया था कि मुझे अलग तरीके से आगे बढ़ना है पॉलिटिक्स में। मुझे विश्वास था कि मोदी जी के नेतृत्व में ही मुझे आगे बढ़ना है। नहीं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, जब वही मैंने आपको इलेक्शन का रिजल्ट आया, इलेक्शन का रिजल्ट का सवाल नहीं था। 18 सीट थे, 17-18 सीट कुछ हमारे। तो आप लोगों की, विधायकों की उस वक्त बात तो हो रही होगी कि हम विधायक सब डिसोल्यूशन थे और ये 17-18 सीट राहुल गांधी के नेतृत्व की वजह से नहीं आए, लोकल लीडरशिप के वजह से आए। तब और मेरे दिग्विजय नहीं। और आप ये, मुझे पता नहीं आपको पता है, आपको शायद पता होगा, आपको तो सब नॉलेज रखते हैं। मेरे पिताजी लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे और जब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे तब मैंने राजीनामा दे के मैंने छोड़ दिया पार्टी। और अच्छा हुआ मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं पहुंचा एक सही जगह में। जैसे हम बोलते हैं ना, हम वृंदावन में जाके हम खुश होते हैं। मुझे लगता है मैंने सही वृंदावन में आके मुझे बहुत खुशी मिल रही है। लेकिन उस वक्त ये कहा गया कि दिग्विजय सिंह जो है ना, वो बड़ा इतने स्लो रह गए कि बीजेपी बाजी मार गई। दिग्विजय सिंह का क्या रोल था? ऐसे नहीं, वो तो गोवा के ऑब्जर्वर थे, वो तो अलग बात है। लेकिन मैंने पहले ही मन बना लिया था। ऐसी स्थिति हो गई थी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन खुद बनो करके सब एमएलए बोल रहे थे। मैंने बोला माफ़ करना, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आप छोड़ दो। आपको उस दौरान बीजेपी से किसी ने फोन किया था? नहीं, कोई फोन नहीं आया, क्योंकि आप जिस दिन शक्ति परीक्षण होना था आप गए नहीं थे। नहीं, मैंने डिसाइड किया था कि जाना ही नहीं है, छोड़ना है, रेजिग्नेशन देना है, लोगों के पास वापस जाना है। तो सवाल इतना ही था कि मैं आज लोगों के पास जाऊं या आफ्टर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लोगों के पास जाऊं या रेजिग्नेशन दे के वापस लोगों के पास जाऊं। और मैंने मन बना लिया था कि मुझे रेजिग्नेशन दे के वापस फ्रेश मैंडेट मुझे लोगों से लेना है। मतलब आपका भाव ये था कि इस पार्टी का कुछ नहीं हो सकता? नहीं, ऐसे नहीं है। नहीं, मैंने सोच लिया था कि अब जो शैलो लीडरशिप जो बोलती है उस पे विश्वास न रखते हुए इन डेप्थ जाके देश का सेवा और गोवा की सेवा करने में मौका मिले तो अच्छा होगा। आपके पिताजी ने फोन नहीं किया कि यहाँ शक्ति परीक्षण हो रहा है, तुम कहाँ हो भाई? नहीं, शायद उनको भी पता नहीं होगा, क्योंकि मैंने किसी से बातचीत नहीं की थी उस समय। मैंने पिताजी से एक बार पहले बातचीत की थी, मुझे मोदी जी के नेतृत्व के नीचे जाना है। उन्होंने बोला आप अडल्ट हो, आपको जो डिसीजन आपको लेना है आपको खुद लेना है। आपको लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व के अंडर आपको जाना है और आपको करियर उधर बनाए तो ठाम से उधर रहना। ऊपर नीचे राजनीति में बहुत आएगी, लेकिन जब ऊपर नीचे राजनीति में आती है तब लीडर को कभी मत छोड़ना। और मेरे जीवन में उस समय से मेरे पिताजी ने जो बोला, उन्होंने बोला मेरी ज़िंदगी में मैंने ऊपर नीचे मुख्यमंत्री रहा, स्पीकर रहा, लीडर ऑपोजिशन रहा, लेकिन मैं कभी हिला नहीं। जब तुम निर्णय लेते हो और तुम डिसाइड करते हो कि मोदी जी के नेतृत्व में जाओगे, ऊपर नीचे बहुत से सिचुएशंस आएंगे, आप नेतृत्व को कभी मत छोड़ो। नेतृत्व को आपको विश्वास होना चाहिए कि ये आदमी कुछ भी हो, ऊपर नीचे हो, राजनीति के अलग अलग सुनामी आए, लेकिन आप नेतृत्व के साथ रहेंगे,
आप एक दिशा जो चुनेंगे, रिटायरमेंट तक आपको वही दिशा लेके आगे जाना है। ये आपके पिताजी ने बहुत कमाल की बात सिखाई। यानी अब आप बीजेपी से नहीं जाने वाले? सवाल ही नहीं। क्योंकि उस वक्त कई लोगों ने ये भी कहा कि अरे विश्वजीत राणे को समझ में आ गया सरकार नहीं बन रही तो उन्होंने पलटी मार दी। नहीं, ऐसे नहीं है। अभी भी पिछले इलेक्शन में ऐसी परिस्थिति थी कि लोगों को लग रहा था कि अलग कुछ रिजल्ट उलझान आएंगे, लेकिन मैं तो ठाम से नेतृत्व के साथ था, पार्टी के साथ था, मैं काम कर रहा था, दिन रात काम कर रहा था कि बीजेपी को सत्ता मिले, और इस बार भी हम काम कर रहे हैं। और मुझे पूरी कॉन्फिडेंस है कि 2027 में भी नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंडर गोवा में बीजेपी की सरकार वापस आ जाएगी। तो उनका क्या होगा? वो अरविंद केजरीवाल बड़ा प्रयास कर रहे हैं गोवा में, वो कह रहे हैं मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ इफेक्ट होगा। ईडी ने जब छापे मारे अरविंद केजरीवाल के यहाँ वो शराब घोटाले के आरोप के मामले में, तो ये कहा गया कि मतलब उस शराब घोटाले का पैसा जो है वो गोवा इलेक्शन में लगाया गया था। आप तो गोवा के इतने पुराने नेता हैं, आपको कभी देख के लगा कि इतना पैसा या इतना खर्चा ये लोग कहाँ से कर रहे हैं, क्या हो रहा है? नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पता चल जाएगा। अभी ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो ईडी के इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई तो रिपोर्ट आएगी बाहर, तो ट्रेल ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो उस समय बातचीत, सही लोग सही डिसीजन लेंगे। पर गोवा में केजरीवाल कहीं नहीं है। नहीं, केजरीवाल का मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा उसका इम्पैक्ट गोवा में। गोवा की जनता, लोग हमेशा बोलते हैं गोवा की जनता अजीब है तो गोवा की जनता सही अजीब है, बातें कम करती है, लेकिन उनको पता है कि किस समय क्या करना है, नेतृत्व क्या है, कौन से नेतृत्व के साथ हमें रहना है, पार्टी कैसी होनी चाहिए और कौन सी पार्टी हमारा एक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सकती है गोवा में। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी योग्य तरह से जीत जाएगी। विश्वजीत जी, आपने वहाँ पे गोवा में क्या काम किया, मैं इस पर आऊँ। उससे पहले थोड़ी कंट्रोवर्सीज भी आपकी खंगाल लेते हैं। मैं अभी देख रहा हूँ आप बड़े क्लियर विजन वाले, शांत सौम्य स्वभाव के लग रहे हैं। वो जो अस्पताल में आप गए थे और वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ, बड़ा हंगामा हो गया कि आपने जिस तरह से डॉक्टर को डांटा और सब कुछ किया, तो उस दिन क्या घर से झगड़ा करके गए थे, क्या हुआ था? नहीं, घर से झगड़ा नहीं किया, लेकिन सुशांत जी, मैं आपको एक 16 साल पहले का एक किस्सा सुनाऊं। 16 साल पहले जब गोवा मेडिकल कॉलेज में कोई जाता था, छोटे बच्चे के हाथ में बैंडिकूट को, मुझे हिंदी में मुझे ये नहीं आ रहा है क्या, कैसे उसको डिस्क्राइब करूँ, लेकिन वो जो बैंडिकूट जो होते हैं उनका राज चलता था। छोटे बच्चे जो जन्म लेते थे उनकी उंगली आँख खा लेते थे अस्पताल। ये सिचुएशन गोवा मेडिकल कॉलेज का था जब मैंने टेक ओवर किया था। पेरेंट्स बैठ के हैंड पंप लेके ऑक्सीजन सप्लाई करते थे बच्चों को। PICU, मेडिकल ICU कुछ नहीं था। तो मुझे एक लगा, मेरे पिताजी जब उधर ट्रीटमेंट ले रहे थे, हमने देखा है कि प्लेसेंटा खाने के लिए इधर एक बड़ी संख्या में ये बैंडिकूट जाते थे। वो चलने में हमें साइड से चलना पड़ता था। ये परिस्थिति गोवा मेडिकल कॉलेज की थी। मैंने मन से, भावना से, अलग गरीबों की कुछ सेवा करने के लिए मैंने किया। मेरी पर्सनल लाइफ में मेरे पिताजी को उस समय एक हार्ट अटैक आया था, तब मैंने देखा, और मन में ऐसा है कि कभी कभी लाइफ में हेल्थ मिनिस्टर बन गया तो ये सभी परिवर्तन करने की ज़रूरत है। तो इस समय मैं एक ही बोलना चाहता हूँ सुशांत जी आपको कि मेरी माँ को भी 4th स्टेज कैंसर से वो ट्रीटमेंट ले रही है। तो मैंने देखा है कि क्या होता है लाइफ में। मेरी बेटी जब जन्म में आई, उसको सेरेब्रल पॉलिसी का बॉर्डरलाइन केस था, और मैंने देखा है कि हॉस्पिटल में जाते हुए, पेरेंट्स इंटरेक्शन करते हुए, मैंने 11-12 साल लगाए कि ट्रीटमेंट लेने में। छुट्टी बिट्टी कुछ मेरे एजेंडा में नहीं थी। और जब मैं मंत्री बना, मेरे एक ही इच्छा थी कि कुछ समाज के लिए कुछ अच्छा करूं। और जब मैं हॉस्पिटल में गए, 70 साल की एक लेडी जो थी, वो चिल्ला रही थी कि मुझे ट्रीटमेंट और डॉक्टर नहीं दे। और डॉक्टर ने प्राइवेट प्रिस्क्रिप्शन देके अपने क्लिनिक में जब बुलाया और मुझे पता चला, तो मैं भड़क गया कि ये ऐसे कैसे कर सकते आप। गरीब एक औरत, एक मीडिया आदमी की एक माँ, जो एक 77 साल की एक सीनियर सिटीजन्स को आप जब अपनी ट्रीटमेंट देते हो, तो मैं मंत्री बन के फ़ायदा क्या है? इसलिए मैं भड़का, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो मैंने सब लोगों को अच्छी तरह से, डॉक्टर्स को मैं बहुत मानता हूँ, अच्छे काम करते हैं, लेकिन कभी कभी डिसिप्लिन तो मेंटेन करना चाहिए। सीनियर सिटीजन्स को आप ट्रीटमेंट नहीं दोगे, गरीब लोगों को ट्रीटमेंट नहीं दोगे, को मंत्री बन के फ़ायदा क्या है? मंत्री बन के सिर्फ सोशल मीडिया और ऑप्टिक्स के माध्यम से काम नहीं होता है। एक्चुअली ग्राउंड पे जाके देखना पड़ता है हर चीज़ क्या हो रहा है। हमने जो सिस्टम गोवा में एक रोबोस्ट जो बनाया है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की विचारधारा के माध्यम से हम गरीबों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर गलत है तो गलत है, मंत्री गलत है तो गलत है। शायद उसका अप्रोप्रिएट बिहेवियर उस दिन रहा नहीं होगा, लेकिन मुझे नहीं रहा गया कि एक सीनियर सिटीजन को आप ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो।
आज मैंने आप बोल रहा था, अभी एक छोटी 7 साल की बच्ची, उसने मुझे एक प्रश्न पूछा, मैं उधर खड़ा था उसके सामने, ये एक 3-4 साल पहले, मेरे दोनों किडनी फेल है, आप मेरी ज़िंदगी बचा सकते हो क्या रानी जी? कुछ करो। और मैं क्या उत्तर देता उसको, मुझे पता था उसकी हिस्ट्री, और आज वो गुजर गई। रात को उसके पिताजी ने बोला, उसकी एक ही इच्छा थी कि विश्वजीत राणे आके मुझे देखे, उसको बोलना समय मिले तो आके मुझे देखे। ये मेरे रिलेशन गोवा की जनता के साथ है। गोवा की जनता मेरे परिवार का एक भाग है, मैं समझ के काम करता हूँ, और देश की सेवा और गोवा की सेवा में मैं जुड़ गया हूँ, देश के प्रधानमंत्री से इंस्पिरेशन लेके। कल रात को वो गुजर गई। पिताजी ने बोला, आप एक एम्बुलेंस प्लीज़ ऑर्गेनाइज करिए उसको रिस्पेक्टफुली घर ले जाने के लिए। वो 2 बजे में करके मैं सो गया। गोवा की जनता और गोवा के पॉलिटिशियन के बीच एक अलग नाता होता है, एक्सेसिबिलिटी अलग तरीके से होती है। और मैं हमेशा यही मान के चल रहा हूँ कि मैं कुछ भी, भगवान ने मुझे समय ये धरती पे दिया है, कुछ सेवा करो, लोगों के प्रति प्रेम देना और लोगों के प्रति सेवा करना, और सेवा यही हमारा धर्म है, ये मान के मैं चल रहा हूँ। देखिए उस कंट्रोवर्सी से एक चीज़ तो ये हुई कि गोवा के मुख्यमंत्री का नाम बहुत लोग ना जानते हो, लेकिन विश्वजीत राणे का नाम सबने जाना। मैं आज आ रहा था पॉडकास्ट के लिए, तो मेरी पत्नी ने पूछा किसका पॉडकास्ट करने जा रहे हो, मैंने कहा गोवा के हेल्थ मिनिस्टर का। बोली अच्छा, विश्वजीत राणे का। तो कंट्रोवर्सी से ये तो हुआ, लेकिन कई लोगों ने कहा कि आपने जानबूझ के किया ताकि आपको थोड़ा लाइमलाइट मिले। कुछ ने लेकिन आपके साथ खड़े होकर कहा कि भाई किसके लिए लड़ रहे हैं, पब्लिक के लिए ही तो लड़ रहे हैं। तो कभी आपको रिग्रेट लगता है कि उस दिन ज्यादा कर गया, या क्या हुआ नहीं हुआ, वो कंट्रोवर्सी नहीं होती? नहीं, जो इंसान गरीबों के लिए काम करता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आते हैं, पब्लिसिटी के लिए नहीं था वो, लेकिन कभी कभी हो जाता है। लेकिन डिसिप्लिन ये मेंटेन करना चाहिए। इससे बड़े इंस्टीट्यूशन हम संभालते हैं, तो एक फियर फैक्टर भी होना चाहिए, लोगों को अच्छा भी करना चाहिए। जब लोगों की गलती होती है तो डिसिप्लिन के माध्यम से उनको एक लाइन पे लाने की ज़रूरत होती है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट करना इज़ नॉट ओनली हॉस्पिटल, इट्स ऑल्सो आउटरीच, हेल्थ सर्विसेज है, डेंटल कॉलेजेस है, स्टूडेंट्स है, सबको अच्छे से आगे हम लेके बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसे होता है लाइफ में, जब वो होता है उससे भी हम कुछ एक नॉलेज हम अर्न कर जाते हैं, और समझ में आता है कि कैसे नेविगेट करना चाहिए ऐसी स्थिति में। शायद इट वाज अ लर्निंग प्रोसेस। यूजुअली आप इतना गुस्सा नहीं करते हैं? करता हूँ गुस्सा, बट नॉट लाइक करता हूँ दिस। गुस्सा। हाँ, लेकिन ये ईमानदारी भी अच्छी कि आप मान रहे हैं, हाँ करता हूँ गुस्सा, लेकिन इतना नहीं करता हूँ। घर में आपकी चलती है, पत्नी जी की चलती है? नहीं, घर में सबकी चलती है, बेटियों की चलती है। मुझे लगता है कि बेटी की उम्र हो जाती है तो बेटी, दे आर द बॉसेस, और वो जो बोलते हैं उसी से हिसाब आप से। परिवार को समय दे पाते हैं? हाँ, देता हूँ, जो जो होता है देता हूँ। अभी पेरेंट्स का एज हो गया है तो सब जगह मुझे डिस्ट्रीब्यूट करके संभालना पड़ता है सबको। क्योंकि आपकी पत्नी भी पॉलिटिक्स में है, आप भी पॉलिटिक्स में है। ये तो तो बहुत आप डेंजरस बात होती है, पत्नी जो पॉलिटिक्स में होती है, सुनती किसी के नहीं फिर। कई लोग कह रहे हैं हमारी नहीं है पॉलिटिक्स में, फिर भी नहीं सुन रही है। लेकिन मुझे ये भी बताइए कि जब कंट्रोवर्सीज की हम बात करें, एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जो राहुल गांधी ने भी बड़ा मुद्दा बनाया था कि राफेल के घोटाले की फाइल जो है वो कहीं रखी है, एक ऑडियो आपका। लेकिन उनको प्रश्न भी पूछा था, आपके पास एविडेंस है क्या? तब वो एविडेंस नहीं दे पाए। तो ये कंट्रोवर्सी एक मैन मेड कंट्रोवर्सी थी। भारतीय जनता पार्टी एक सक्रिय कार्यकर्ता है, उसको डाउन कैसे करे और कैसे करना है, ये किसी ने एक साजिश की थी। पार्लियामेंट में जब उनको पूछा गया कि इनके पास एविडेंस है, तो टेप है, कुछ है तो रखिए, टेप फ्लोर ऑफ द हाउस पे रख नहीं पाए। तो आपको पता होगा कि सुशांत जी की कंट्रोवर्सी तैयार करने में एक फ्यू सेकेंड्स लगते हैं। जब आप एविडेंस नहीं पेश कर सकते हो तो ये सब झूठे चीज़ लेके वो बैठते हैं। इसलिए मैंने उनको बोला ये शैलो पॉलिटिशियन है, शैलो के आगे इसका कुछ नहीं है। देश चलाने के लिए डेप्थ चाहिए, वो मोदी जी के पास है। देश चलाने की एक रोबस्ट ऐसा इंसान चाहिए जिसने कष्ट करके देश के बारे में सब कुछ उसको जानता हो। एक ही विश्वगुरु नरेंद्र मोदी जी है। ये शैलो इंसान कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकेगा। सर, आपने मनोहर पर्रिकर साहब के साथ भी काम किया है जब वो चीफ मिनिस्टर थे। उनकी भी बड़ी तारीफ होती है कि बड़े सॉर्टेड व्यक्ति, देशभक्त आदमी। आपका कुछ अनुभव, कुछ किस्सा मनोहर पर्रिकर? बहुत अनुभव था, अच्छे इंसान थे, हम बहुत काम करते थे। जब मैं सुनता नहीं था असेंबली में, वो आके मेरे पिताजी और माँ को मिलते थे और बोलते थे मैंने विश्वजीत को ऐसा ऐसा बोला है, आप भी बोलिए। तो वो उनको बोलते थे, वो उस आपका सुनता है। ये पहले जब मेरे पिताजी लीडर ऑपोजिशन थे, वो मुख्यमंत्री थे, मैं एमएलए था,
तो हमेशा आके बोलते हैं। उधर गोवा में अलग चीज़ है, रिलेशनशिप्स हम मेंटेन करते हैं। हम्म, और वो हमेशा मेरे पिताजी और माँ को मानते थे। मुख्यमंत्री बनने के पहले उस समय मेरे पिताजी स्पीकर थे। मनोहर पर्रिकर स्वेरिंग इन के पहले दोनों का आशीर्वाद लेके स्वेरिंग इन को गए और उनको आके बुला के गए कि मेरे माँ बाप नहीं है लेकिन आप दोनों स्वेरिंग इन में आना चाहिए, और मुझे बहुत खुशी लगी कि और दोनों उधर शामिल थे। क्या बात। ये रिलेशनशिप था। हाँ, मतलब आजकल तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे खून खराबे जैसा रिश्ता हो गया, लेकिन नेताओं के बीच ऐसे रिश्ते रहे हैं कि भाई रहे। आपके पिताजी कांग्रेस के, मनोहर पर्रिकर बीजेपी के, वो आके कह के जा रहे हैं कि भाई मेरे शपथ ग्रहण में आपको आना, मेरे माता पिता नहीं है तो आपको आना। तो ये एक सम्मान जो है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी एक बढ़ा। भावना होती है ना। राजनीति सब कुछ नहीं होती है, एक पर्सनल लेवल पे कोई रिलेशंस भी मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। हम राजनीति लेके कहाँ जाएंगे? एक दौर तक हम राजनीति करेंगे, उसके बाद पर्सनल रिलेशंस यही ले जाएगा इंसान को आगे, और पर्सनल रिलेशंस के माध्यम से ही बहुत सी चीज़ हम कर सकते हैं। सुशांत जी, मैं आपके साथ आज पॉडकास्ट में बैठा हूँ, मैं अच्छी तरह से आपके बैठ के रिस्पेक्टफुली बैठ के गया तो आप अगली बार मुझे चाय तो पिलाएंगे, लेकिन मैं एरोगेंटली आके बैठ के गए, आप बोलेंगे इस आदमी को मेरे स्टूडियो में अगली बार मत लाए। ये एक रिलेशनशिप डेवलप होना चाहिए। रिलेशनशिप इज़ नॉट ओनली अबाउट द मोमेंट, रिलेशनशिप इज अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप। ये लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप रखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, तो ही इंसान आगे बढ़ सकता है। कभी आपके दिमाग में ऐसा आया कि मैं तो चीफ मिनिस्टर का बेटा हूँ, मुझे ये चाहिए वो चाहिए वाला भाव आता है, और नहीं आता तो उसको कैसे आप साइड रख पाते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट इंसान थे। मेरे पिताजी जैसे स्ट्रिक्ट इंसान बहुत मुझे नहीं लगता मैंने देखा है। जैसे क्या करते थे? मैं एक बार मैं उधर खड़ा था और बच्चा छोटा था, और मेरे पिताजी ने एक दो ऐसे किस्से मुझे याद आते हैं, और मैं ऊपर से वो पुलिस को कुछ बोल रहा था, अरे इधर आओ नहीं तो मैं तुमको सस्पेंड कर दूंगा। मेरे पिताजी नीचे खड़े थे, किसी को पता नहीं था वो कि नीचे खड़े थे। तो मुझे मैसेज आ गया कि सर बुला रहे हैं नीचे आपको। 500 लोग थे नीचे, मुख्यमंत्री का निवास था, और पिताजी ने बोला पोर्तुगीज़ का इधर का रूल बहुत साल पहले समाप्त हुआ है, ये आपके नौकर नहीं है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट है और ये पुलिस है, आप इधर खड़े रहो और इसको माफ़ी मांगो, और अगले बार आपने ऐसा किया ये घर में भी रहने की ज़रूरत नहीं, आप वापस दूसरी जगह रह के रह सकते हो, लेकिन आपके ये कोई आपके सुनने वाले नहीं है, ये मेरे ड्यूटी करने के लिए ये इधर आती है, आपका इनसे संबंध कुछ नहीं है। और एक जब छोटा था, नहीं, इस किस्से में आपकी उम्र कितनी थी? 8-9 साल, और एक 4-5 साल की उम्र में मेरे घर में एक लेडी काम करती थी, एक फिलोमिना, अभी तक याद है वो किस्सा मेरे मन से ही नहीं जाता है। मेरे पिताजी आए, लंच टाइम पे आए, खाना खाने के लिए घर आए, और माँ ने बोला, उन्होंने पूछा ये कहाँ है, 2 दिन से ये लेडी आई नहीं है, कहाँ गई हो? उन्होंने बोला आपके बेटे ने क्या करामत किया, अब देखिए। उसने उसको जाके वो स्कूल से आते हुए उसने उसको वो शू से कुछ लात मारा या कुछ के समझ में नहीं क्या किया। मैंने उस समय मैं बहुत छोटा था, उसने सीधा मुझे पकड़ के गाड़ी में डाला, पिताजी ने आपके? और उसके घर ले गए उसकी तबीयत चेक करने के लिए। तो उसने बोला इन्होंने मुझे ऐसे ऐसे किया था, तो मेरा पैर थोड़ा सूजा है, सोलन है, इसलिए मैं 1-2 दिन में आऊँगी। सर आप क्यों आए? मैं आता था, ये वो बच्चा है। बच्चा की बात नहीं। और तब उस समय में आप सोचिए, मेरी उम्र 53 है अभी, तो उस समय जब मैं 5-6 साल का था, उन्होंने मुझे बोला कि उसको अपोलोजाइज़ करो अभी तुरंत। और सब भीड़ जमा हो चुकी थी। वो विलेज वार्ड का जो मंत्री आए, उस दिन का समय, एक मंत्री किसी के घर आता है, तो उन्होंने बोला यू हैव टू अपोलोजाइज, दिस इज इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। तो मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, और शायद वो स्ट्रिक्ट थे इसलिए मैं एक अच्छा इंसान बन पाया। तभी मुझे लगता है आपने जो शुरू में कहा कि आपके पिताजी ने राहुल गांधी को सोनिया गांधी जी पे चिल्लाते हुए देखा, उनको शायद ये बात इसीलिए नहीं अच्छी लगी कि जो व्यक्ति अपने घर में काम करने वाले लोगों के लिए इतना सेंटिमेंट रख रहा है, फील कर रहा है, उनको अपने किसी की माँ के लिए क्या फीलिंग होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और शायद ये बात उन्होंने आपके अंदर डाली। कभी आपको उस वक्त फील नहीं आता था कि मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, इतने बड़े व्यक्ति हैं, मैं ज़रा सा इतना नहीं कर सकता? मैं डरता था मेरे पिताजी से बहुत डरता था, और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं आज भी दोनों पेरेंट्स को।
बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ माँ को, पिताजी को, और मुझे लगता है कि ये भावना से आदमी आगे जाना चाहिए। तो एक अच्छी वैल्यूज़ जब आपके अंदर होते हैं तो अच्छे वैल्यूज़ के साथ आप आगे बढ़ सकते हो राजनीति में या पर्सनल लाइफ में, ये होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ आप टीका लगा के आए हैं, आप रोज ऐसे पूजा वूजा करके घर से निकलते हैं? हाँ, मेरे एक्चुअली आपके शो में आने के पहले किसी ने बोला आप ज़्यादा टीका वीका मत लगा के जाइए। मैं बोला क्यों? क्यों? मैं तो पूजा करता हूँ, मैं ऐसे ही हूँ। हाँ। फिर किसी ने और ने सजेशन दिया, वो पैंट शर्ट डाल के जाओ। मैं बोला पैंट शर्ट नहीं डालूंगा, मैं तो कुर्ता डाल के जाऊंगा, मैं कंफर्टेबल इसमें ही हूँ। मैं सुशांत जी के पास जाके बैठूंगा, मैं है हूँ ऐसा, और करूंगा क्या? पैंट शर्ट डालो या टी शर्ट डालो। भगवान के प्रति जब आप चांट करते हो कि भगवान के नाम लेके तो दिन तो शुरू करना चाहिए। और मैं तो एक्सेसिव में कुछ नहीं करता हूँ। नहीं। और जिसने आपको कहा सुशांत जी के पॉडकास्ट में टीका लगा के मत जाओ, उसकी रिसर्च भी शैलो ही थी। मैं खुद जो है वो धर्म के प्रति समर्पण वाला व्यक्ति हूँ। मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे कि भाई जिसकी जो आइडेंटिटी है उसको लेके चलो सीने पे। हिंदू होने में कोई शर्म की बात नहीं है। अब मैं पूजा करके घर से निकला हूँ, टीका लगा के निकला हूँ, ये क्या कोई शर्म की बात है क्या? नहीं। तो आराम से चलना चाहिए। लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा था कि मुझे लगा कि आप थोड़ा भक्ति वाले व्यक्ति हैं। जैसे आपने बताया कि माता जी को जब कैंसर हुआ तो आप भगवान के पास गए पूछने के लिए कि भाई अब इसमें क्या करना है, कैसे करना है। तो रोज का आपका पूजा पाठ का हिसाब रहता है और आपको कभी ये नहीं लगता कि मैं पॉलिटिक्स में ज्यादा हिंदू करूंगा तो दूसरा वोट तो नहीं चला जाएगा? मैं पर्सनली मेरे लिए कर रहा हूँ। मैं हमेशा मेरे चुनाव क्षेत्र में मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, मैं सबको बोलता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, मेरे माँ के लिए कर रहा हूँ, आपके सबका अच्छा होने के लिए कर रहा हूँ। मैं जन्म लिया एक हिंदू घर में, मुझे सिखाया गया हिंदू रीति रिवाज के माध्यम से पूजा पाठ कैसे करना है। समझो मैं मुसलमान के घर में जन्म लिया होता तो मैं मुसलमान के रीति रिवाज के माध्यम से करता, कि क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लिया होता तो मैं क्रिश्चियन के रीति रिवाज के माध्यम से प्रार्थना करता। इसमें बुरी चीज़ कुछ नहीं है। मुझे धर्म के प्रति मुझे प्यार है, आपके धर्म के प्रति आपको प्यार है। सब धर्म एक है, सब धर्म, हर इंसान जिस धर्म में वो जन्म लेता है वो रीति रिवाज। लेकिन सर इस देश में एक पॉलिटिक्स लंबे समय तक ऐसी चली है जिसमें हिंदुओं के दिमाग में स्पेशली ये भरा गया कि ज्यादा हिंदू हिंदू मत बोलो, ये सेक्युलरिज्म की पहचान नहीं होती है, हिंदू हिंदू करना तुम्हें कम्युनल बनाता है। हम तो सब लोग को लेके आगे जाते हैं। मैं तो हिंदू हूँ, मैं हिंदू रहूँगा, लेकिन सबको न्याय दूंगा। हाँ, ये जरूरी है। बतौर नेता भी आपका धर्म यही है भाई, कि मेरा धर्म कुछ भी हो लेकिन जब मैं नेता हूं, मैं मंत्री हूं, तो मेरा धर्म जो है सबको साथ लेके चलने का है। गोवा में सर क्या किस तरह से काम हो रहा है पिछले कुछ सालों में? आप स्वास्थ्य मंत्री इतने लंबे समय से रहे हैं, मैंने सुना आपने गोवा में कैंसर का इलाज पूरे देश में सबसे सस्ता करने की व्यवस्था कर दी है। वहां क्या काम हो रहा है? एक कॉन्फिडेंशियली प्राइसिंग करके एक नया पॉलिसी लाने की कोशिश जी हम कर रहे हैं, जिस माध्यम से कॉन्फिडेंशियली प्राइसिंग के माध्यम से जो कैंसर का मरीज है उसको एक अलग तरीके से प्राइसिंग पॉलिसी के माध्यम से सबसे महंगी ड्रग्स एक्सेसिबल हो जाएगी। गोवा पहला देश है, राज्य है जो देश में ये पहले हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र भी ये फॉलो करने वाली है अभी। और हमने फ्री मेडिकेशन, एक 350-400 करोड़ का फ्री मेडिकेशन मिनिमम हर साल हम देते हैं लोगों को। कैंसर का ट्रीटमेंट पूरा फ्री है, इंश्योरेंस अपनी जगह पे, लेकिन कैंसर का ट्रीटमेंट पूरा फ्री हम दे रहे हैं। फेस्गो इंजेक्शन करके कॉम्बिनेशन ड्रग ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम दे रहे हैं, 4.5 लाख का एक इंजेक्शन है। केमोथेरेपी हम फ्री देते हैं, हर चीज़ सर्जरी से लेके हर चीज़ हम फ्री गोवा मेडिकल कॉलेज में देते हैं। मुझे लगता है कि हम जो पॉलिसी और नीति देश के प्रधानमंत्री के माध्यम से, मोदी जी ने जो बोला है कि गरीबों की सेवा करो, ये सेवा ये धर्म करके हमारी आरोग्य सेवा, इस तरीके से काम हम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोगों के प्रति, नहीं तो लोगों का एक फैमिली ड्रेन हो जाता है इस माध्यम से। तो हमने बजटिंग और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत है, मैं मंत्री हूँ, हमारे मंत्रिमंडल का एक ही नीति है कि गरीबों की सेवा कैसे करें, आरोग्य क्षेत्र में कैसे हम पाथवे ले जाए, यही हमारी कोशिश रहती है। हर चीज़ पीएनआरसी पेडियाट्रिक न्यूरो रिहैब को एक मॉडर्न, सबसे देश में अच्छा पेडियाट्रिक न्यूरो रिहैब हम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा है कि आईवीएफ का ट्रीटमेंट में लोगों पे डॉक्टर्स, ऐसे क्वैक डॉक्टर्स लोगों को एक अलग दिशा पे ले जाते थे। लोग जो उनकी पूंजी थी वो खर्च हो जाता था। लेकिन आज हमने मेरे खुद के ट्रस्ट से हमने आईवीएफ का हमने पूरा सेटअप, स्टेट ऑफ आर्ट इंटरनेशनल सेटअप, हमने गोवा मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट हमने फ्री हमने चालू किया है। स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी है, मोर देन 66 केसेस सक्सेसफुल हो चुके हैं, ट्रिपलेट्स भी उधर जन्म ले चुके हैं।
तो आप देखेंगे उनके चेहरे पे खुशी। लोग मुझे फ़ोन और मैसेज दे, सर बिकॉज ऑफ योर इनिशिएटिव वी हैव, हमें इतना हमारे घर में एक अलग हमें बच्चा पैदा हुआ है, एक खुशी आती है। हाँ, क्योंकि वो ट्रीटमेंट ही इतना महंगा है, सब हाँ, अफोर्ड तो नहीं हम कर गोवा मेडिकल कॉलेज में ये कर रहे हैं। अभी अमित माहेदेव, पद्मश्री अमित माहेदेव के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गैस्ट्रो हम कर रहे हैं। निशित शाह जो एंडोस्कोपिक बेस्ड स्कल बेस्ड सर्जरीज ट्यूमर का उधर गोवा मेडिकल कॉलेज में कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के माध्यम से ही हमने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया था, उनके माध्यम से ही हमें वो इतना बड़ा हॉस्पिटल का ब्लॉक जो मिला है वो हम स्टेट ऑफ आर्ट करने में हम लगे हुए हैं। कैंसर टाटा मेमोरियल के साथ के कैंसर हॉस्पिटल 450 करोड़ का देश के प्रधानमंत्री के माध्यम से ही फाउंडेशन लगाया गया था और उनके माध्यम से ही अगले साल उसका इनॉग्रेशन होगा। ओह, तो इस तरह से हम कर रहे हैं। और टाटा मेमोरियल ने हमें एक सजेशन दिया है कि हम जो पूरे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के परचेस ऑर्डर्स होते हैं, हम बल्क में परचेस करते हैं। तो गोवा की जनता के लिए यही परचेस ऑर्डर पे हम आप खरीदो तो आपके सबसे चीपेस्ट ऑफ चीपेस्ट, बेस्ट ऑफ बेस्ट मेडिसिन फॉर द बेस्ट रेट हम कोशिश करेंगे हम आपको देने के लिए। वो हॉस्पिटल हम ऑटोनॉमस बना रहे हैं विद टाटा मेमोरियल। तो गोवा की जनता बॉम्बे जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और यही माध्यम से, और देश के प्रधानमंत्री ने हमें ओपीडी जब हमने चालू की, उन्होंने हमको एक मैसेज भेजा था कि मुझे खुशी हो रही है कि हॉस्पिटल के पहले आपने ओपीडी पे ध्यान रख के आपने चालू किया है। और क्या चाहिए, जब देश के प्रधानमंत्री एक्नॉलेज करते हैं तो एक इंस्पिरेशन कि जो रास्ते पे हम चल पड़े हैं, जो कार्यकर्ता के माध्यम से हम चल पड़े हैं, कि इंस्पिरेशन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से लेके कि गरीबों की सेवा करने के लिए उनका आशीर्वाद लेके हम चल पड़े हैं और वही रास्ते पे हम जाने। तो ये जो कैंसर का इलाज मुफ्त है, ये सिर्फ गोवा के लोगों के लिए या बाहर से भी कोई अगर महाराष्ट्र से भी लोग आते हैं। ओह, उस टाइम देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ज्योतिबा फुले का उनका वो स्कीम उधर एक्सटेंड किया है, स्पेशली आउट ऑफ द वे जाके एक्सटेंड किया है। लेकिन मेरा एक मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, हम सब देश के लोग हैं, भारत देश के हम लोग हैं, हम सिटीजन से, महाराष्ट्र से आए या कर्नाटक से आए, उनको फ्री ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और हमारी कोशिश होगी कि हर गरीब को अच्छी सेवा मिले और अच्छी तरह से हम प्रयत्न करें कि उनको अच्छे से हम संभालें। नितेश राणे ने उस दिन मुझे फ़ोन किया था, मैं आ रहा हूँ कि सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी के लोग जो आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उनको आप जरा संभालिए। मैं बोला आप चिंता मत करिए, सब चीज़ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे नेता देश चलाते हैं, हम तो एक छोटा राज्य चलाते हैं। वो छोटा राज्य में हम जो सेवा कर सकते हैं वो सेवा करने की कोशिश हम करेंगे। नहीं विश्वजीत जी, ये सुन के मुझे अच्छा लग रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि पूरा देश जो है सबके लिए बराबर स्थिति है और कोई भी आके इलाज करा सकता है। वरना इस देश में ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने मंच से खड़े होकर कहा है कि दिल्ली में एम्स में तो यूपी बिहार के लोग आके आधा इलाज करा के चले जाते हैं। तो वो भी स्थिति है। खैर, मुझे ये भी बताइए कि गोवा में टूरिज्म को लेकर, देखिए आपके यहाँ एक चीज़ अच्छी है, आधा इलाज अस्पताल करता है, आधा बीच पे बैठने से हो जाता है मतलब अच्छा स्वास्थ्य जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। गोवा में टूरिज्म को लेके हाल के दिनों में बड़ी चिंता हुई है कि टूरिज्म गिर रहा है, लोग कम आ रहे हैं, ऐसा हुआ है क्या गोवा में? एक्सपेक्टेशन और सिचुएशन बदलते रहते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली में उसके पास थोड़ा एक फ्लेक्सिबल इनकम आ गया है तो वो देखना चाहता है कि मैं ग्लोबली भी जाके आऊँ, वियतनाम जाऊँ या थाईलैंड जाऊँ या श्रीलंका जाके आऊँ। और गोवा में थोड़ा ट्विकिंग कर रहे हैं, मेरे कलीग्स जो है ट्विकिंग कर रहे हैं, अलग तरीके से कई चीज़ ला रहे हैं, गोल्फ कोर्सेज, इसकी सबकी ज़रूरत है गोवा में। तो सरकार कर रहे हैं नीति, सरकार की नीति तो बदलेगी। और मुझे लगता है कि टूरिज़्म के माध्यम से, सिर्फ टूरिज़्म नहीं, हिंटरलैंड टूरिज़्म पे भी सरकार अब प्लान करे। मेरे पास फॉरेस्ट का भी डिपार्टमेंट है, तो इको टूरिज़्म और हिंटरलैंड टूरिज़्म पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो और लोगों को सिर्फ बीच टूरिज़्म के बजाय हिंटरलैंड टूरिज़्म को एक एक्सपोजर अलग तरीके से उनको वो एक्सपोजर मिलना चाहिए। और उसके बाद स्पिरिचुअल म्यूज़िक, स्पिरिचुअल हीलिंग एंड म्यूज़िक के माध्यम से यंगर जनरेशन को कैसे आकर्षित करें। सिर्फ गोवा की जनता नहीं, बाहर से भी लोग आए। हम प्लान कर रहे थे कि रिकी शर्मा का एक अच्छा प्रोग्राम हो, उनका एक अच्छा, मुझे लगता है, मैं बहुत उनको मानता हूँ, वो आए थे, हमारे घर आए थे। उधर हमने अत्य रुद्र करके एक 350 साल के बाद अत्य रुद्र हमने गोवा में, हमें एक फेस्टिवल, ये पूजा हमने आयोजित की थी। एक 2000 ब्राह्मण नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से आए थे। लेकिन वो सिर्फ धर्म के लिए नहीं था, वो इंडियन आर्म फोर्सेस और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के यश प्राप्ति और बल बढ़ाने के लिए हमने पूजा की थी और आर्म फोर्सेस के लिए हमने पूजा की थी। और जिसके
परिवार के मेंबर्स पहलगाम में चले गए थे और एक हमारे बीच नहीं है, उनके फैमिली के एक सुरक्षा कवच उनके साथ हमेशा भगवान का रहे, इसलिए हमने वो की थी। और उधर हमने ऋषभ रिकी शर्मा का एक प्रोग्राम किया था, 25-1,000 लोग थे। आज उनके माध्यम से तभी चर्चा हुई थी कि स्पिरिचुअल हीलिंग के माध्यम से हमने कुछ नया एक गोवा में चालू करना चाहिए कि स्पिरिचुअल हीलिंग फेस्टिवल और मेंटल हेल्थ के लिए हमको करना है। वो हम कर रहे हैं, 1 नवंबर को करने की कोशिश कर रहे हैं। कैलाश खेर का 7 तारीख को कर रहे हैं। वंदे मातरम का 150 साल जो हो रहा है, उसको बच्चों को आकर्षित करके अलग तरीके से वंदे मातरम लोकल गोवन लड़कों के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन कोशिश जरूरत होगी। कोशिश करने में ही एक अच्छा एक ये है कि ये सब चीज़ जब हम सोच विचार करते हैं, इस माध्यम से गोवा एक नई दिशा के आगे बढ़ रहा है और अलग तरीके से उसको शोकेस और पोर्ट्रे करने की कोशिश हम कर रहे हैं। नहीं, ये सुन के अच्छा लग रहा है कि स्पिरिचुअल हीलिंग जैसे प्रोग्राम गोवा में हो रहा है। नहीं तो आपने सही कहा कि एक माइंडसेट ये है कि बस गए, बीच पे गए, थोड़ा खाया पिया, मस्ती की, लौटा, यही गोवा की जी पहचान अमूमन बनी रही है और बनाई भी गई है। लेकिन अभी एक और कंट्रोवर्सी में गोवा का नाम बढ़ा है, क्योंकि अभी सरकार ने ऑनलाइन जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स थे उनको बैन कर दिया। तो कई लोगों ने सोशल मीडिया पे लगा कि गोवा में तो कसिनो चलते हैं, उसको क्यों नहीं बंद करते, इसको क्यों बंद कर दिया। ये कसिनो कल्चर गोवा में क्यों है? आपको लगता है रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? एक एवोल्यूशन होता है, एक क्रेज़ होता है। कभी कभी लोग बाहर से आते हैं, कभी कसिनो देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इट विल इवॉल्व, लोगों के इंटरेस्ट चेंज होते रहेंगे। ये कसिनो कल्चर का जो टैग लगा है शायद वो बदल जाएगा। अलग चीज़ लाना चाहिए, गोल्फ कोर्स टूरिज्म लाना चाहिए, अलग अलग चीज़। आप देखेंगे बाकी, अब मैं जाता हूँ, मैं हमेशा जाता हूँ, मुझे फेवरेट मेरा डेस्टिनेशन धर्मशाला है। अच्छा, मुझे बहुत पसंद है। और उधर जाते हैं हम, उधर मॉनेस्ट्रीज देखते हैं, हम मंदिर देखते हैं। सबसे ज़्यादा शक्तिपीठ एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में उधर हिमाचल में। तो मुझे लगता है कि हाँ, इंसान जब जाता है उसका एक्सपोजर भी अलग होता है, और मुझे लगता है कि हमारे भी एक्सपोजर, हम सब जगह घूमते हैं, देखते हैं, तो मुझे लगता है कि गोवा में भी परिवर्तन और अलग तरीके से। मेरे एक कलीग, यंग कलीग है जो टूरिज्म मिनिस्टर है, उनकी सोच विचार भी एकदम अच्छी है। शायद उनके माध्यम से एक अलग तरीके से गोवा शोकेस करने का कोशिश जो कर रहे हैं, हमको सबको साथ मिलके उनको मदद करना है कि ये उनके जो विचार है वो आगे ले जाने की। कसिनो कल्चर ये सब जब टेम्पररी चीज़ है, मुझे लगता है कि गोवा हैज़ टू बी शोकेस्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट्स इन द कंट्री। और ऐसा स्टेट जिसमें सब कुछ है, अच्छी चीज़ होते हैं। यंगर जनरेशन को, पेरेंट्स को भेजने के लिए उनको ऐसे होना चाहिए कि मेरा बच्चा गोवा जा रहा है लेकिन वो सेफली गोवा जाके आएगा। इस तरीके से एक अलग अलग चीज़ मुझे लगता है मुख्यमंत्री भी है, मंत्री भी है, और लोकल लोग जो है ये करेंगे। आपके मन में जो विचार है, आप जो सोच रहे हैं, उसी सोच के वो आगे जरा बढ़ाते बोल रहा हूँ कि ये जो फेज़ होता है, ये फेज़ होता है हर स्टेट में, और मुझे लगता है ये बदल जाएगा। जैसे अभी आपने कहा भी, मैं सोच भी रहा था आपसे पूछूंगा कि दुनिया तो गोवा घूमने जाती है, गोवा के लोग कहाँ जाते हैं? जैसे आपने धर्मशाला कहा, इसके अलावा आप खुद जब आपको थोड़ा रिलैक्स होना है, थोड़ा अपने आप को इन चीज़ों से दूर करना है, आप कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं? मुझे लगता है सुशांत जी, आपने मेरा पूरा पढ़ा नहीं है। हाँ, मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ, हाँ। ये मेरा पैशन है। नहीं, मैंने एक चीज़ और देखी है, मैंने पढ़ा है आपको, और मैंने ये चीज़ गौर की कि लोग इंस्टाग्राम पे सारे नेता अपने फोटो, अपने रील डालते हैं, आप सिर्फ जीव जंतुओं के डालते हैं। नहीं, मैं बांधवगढ़ जाता हूँ। हाँ, बांधवगढ़ मेरे बहुत समय में स्पेंड करता हूँ। जब समय मिलता है बांधवगढ़ जाता हूँ, नहीं तो रणथंभौर जाता हूँ, नहीं तो रवांडा जाता हूँ। लेकिन बाहर जाना, अभी ज़्यादा बाहर नहीं जाता हूँ। मुझे बांधवगढ़ से लगाव है। बांधवगढ़ में मैंने बहुत से ऐसी चीज़ कैप्चर की है, और उधर समय वो फॉरेस्ट गार्ड, रेंजर के साथ बहुत समय बीतता हूँ। फील्ड डायरेक्टर के साथ जाके देखता हूँ कि रिहेबिलिटेशन ऑफ टाइगर्स। अभी फॉरेस्ट मेरे पास था, किसी ने मुझे बोला कि आपको हमने सैंक्शन 2 टाइगर्स किए। मुझे बोला कृपा करके मत भेजिए, हमारे पास उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वो टाइगर को ओपन में ही रहने दो, उसको इधर एनक्लोजर में मुझे रखना नहीं है। वो मेरा एक थॉट प्रोसेस था। लेकिन मुझे बांधवगढ़ जाना और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ के बीच रहना बहुत पसंद है। तो आपने मुझे प्रश्न पूछा, मैं आर्टिक भी गया हूँ, 21 दिन आर्टिक में रह के आया हूँ। आर्टिक में देखा है कि क्या कैसे ये होता है कि राइट फ्रॉम पोलर बेयर्स टू ब्लू व्हेल से लेके क्या, तो एक्सपोजर एक अलग है, और एक्सपोजर के माध्यम से कुछ गोवा के लिए कर सकते हैं तो करने की कोशिश हमेशा रहेगी। तो आपको इसके अलावा खाने पीने का शौक है? आप मेरे साइज देखिए,
आप पहले का फोटो देखिए, अभी 20 किलो कम किए, तो मैं खाता हूँ दिन में एक बार, एक बार बस? एक मील। आप अब इधर खाया मैंने आपके माध्यम से, आपने मुझे ढोकला गिराया। इतना प्रेम से बुलाया, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता दिन भर कुछ लूंगा। अरे बाप रे, तो आप पूरे दिन अब कुछ नहीं खाएंगे? नहीं, अब कल सुबह। तो पहले शौक था, अब आपने स्वास्थ्य के लिए ये सब किया है या? स्वास्थ्य के लिए किया है और मन के लिए किया है। पहले मैं नॉन वेजिटेरियन लेता था, अभी पूरा वेजिटेरियन हूँ। ओ, मैं खुद बिलीव नहीं कर रहा हूँ कि मैं पूरा वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं वेजिटेरियन हूँ। धर्म का काम कर रहे हो या पूजा कर रहे हो या चैंटिंग कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आदमी के मन में परिवर्तन होता है और खुद वेज। इसका मतलब नहीं मैं दूसरों को बोलूँगा कि आप भी वेज बनो, मैं खुद वेज हूँ, मुझे पसंद है वेज रहना, और मुझे लगता है कि शांत भी हूँ। तो ऐसे डॉक्टर के एपिसोड एकदम कम मिलेंगे आपको। नहीं, लेकिन जब आप रिलैक्स होते हैं, परिवार के साथ होते हैं, आपको परिवार के साथ क्या करना पसंद है? जैसे कुछ लोग परिवार के लिए कुछ खाना बनाना पसंद करते हैं। पहले मैं बनाता था। अच्छा, बनाते थे? बनाता था, घर में बनाता था। अभी समय कम मिलता है, क्योंकि पेरेंट्स के साथ भी समय बीतना है, घर में भी बीतना है, हमारे पेट्स भी है, 2 गोल्डन रिट्रीवर्स है, तो उनके साथ भी समय बीतता हूँ। हमने एक घर में स्विमिंग पूल बनाया, लेकिन इंसान से ज़्यादा हमारे कुत्ते पेट्स स्विमिंग करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ होता रहता है, लेकिन बातचीत करना, मुझे लगता है समय बोला तो बातचीत और चर्चा उनके साथ करना। मेरी एक बेटी लंदन में पढ़ती है, एक बेटी इधर है, लेकिन चर्चा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेने के लिए कि बाबा लाइफ में क्या हो रहा है, और ये समय देने की ज़रूरत है, पूछने के लिए कि आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना है, आगे जाके क्या करना चाहते हो। ये समय देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं हम पॉलिटिक्स में हैं, या पॉलिटिक्स ये सब टेम्पररी चीज़ है, ये समय जो देते हैं वो सबसे महत्व होता है। फिल्में वगैरह देखते हैं आप? नहीं, कभी कभी। लास्ट कौन सी देखी थी, याद है? लास्ट मैं तो CID देखता रहता अभी कल रात को देखा था। तभी आप वो दया की तरह दरवाजा तोड़ के घुस गए थे अस्पताल में। नहीं। और गाने वाने का शौक, कुछ और शौक आपका? नहीं, कुछ नहीं। मैं गोवा के लिए बैडमिंटन खेलता था बहुत समय पहले। अच्छा। तो वही है। और म्यूजिक, कभी कभी इंस्ट्रूमेंटल, कभी कभी मेरे घर में तो चांटिंग की म्यूजिक चालू ही रहती है, तो एक शांतता बनी रहती है। एक चीज मैंने गौर की विश्वजीत जी, कि आप मतलब मैं कई नेताओं से मिलता हूँ, लेकिन अमूमन थोड़ा नेताओं के तार उलझे हुए रहते हैं कि ये वो सारी चीजें। आपका थोड़ा थॉट प्रोसेस मुझे लग रहा है बहुत सॉर्टेड है, कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और क्या करके जाने वाला हिसाब है। कंट्रोवर्सीज तो नेता के लाइफ में लगी रहती हैं, लेकिन मोटे तौर पर आपका विजन मुझे क्लियर दिखता है कि भाई पब्लिक को क्या दे के जा सकते हैं, वो हिसाब हमारा रहना चाहिए। बहुत अच्छा लगा विश्वजीत जी आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सुशांत जी, आपने मुझे संधि दिया इधर आने के लिए, एक चांस दिया आपके साथ आके बातचीत करने के लिए। नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो अगले पॉडकास्ट में मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़े कि गोवा के मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। आप ऐसे बोलेंगे तो और चर्चा का विषय हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नहीं, बहुत अच्छा लगा विश्वजीत जी हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।